एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चों बहुत अच्छे से क्लासेज को अटेंड कर रहे होंगे। तो सभी विद्यार्थियों को क्लासेज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको किसी एक एग्ज़ाम को लेकर कैटेगराइज नहीं कर सकते। और बच्चे आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक ना। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो बहुत धैर्य के साथ क्वेश्चंस को पढ़ें। बिल्कुल ऐसा ना फील करें कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचें मेरे से नहीं होगा, या कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप प्लीज़ धैर्य बनाए रखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसका आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों की क्लास नंबर 45 है। आज भी आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो बताइएगा, कनिंग, ट्वेल्थ, हॉरिजेंटल और प्रोग्राम, कौन सा स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। पहला है कनिंग, इनकरेक्ट बताना है। बताइएगा, इसमें इनकरेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कौन सा करेक्ट है उसको देखें, सारे स्पेलिंग्स को मिलाते चलें। कनिंग की CUNNING होती है, ये तो करेक्ट हो गया। कनिंग मतलब धूर्त या चालाक होता है। एज कनिंग एज फॉक्स, यानी लोमड़ी कितना धूर्त या चालाक, तो ये तो करेक्ट निकल गया। ट्वेल्थ की बताइएगा, TWELFTH, तो ट्वेल्थ करेक्ट है। मेरे साथ आप भी आंसर देते रहें। सी ऑप्शन देखेंगे, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल नहीं हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ZONTAL, यही अपना जो है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल। ध्यान रखिएगा, ZON होता है हॉरिजॉन, इसी से हॉरिजॉन्टल बना है, इसको याद रखेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो ई है ओ रहेगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। डी देख लेते हैं, प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAMME, ओके, ये अपना प्रोग्राम का करेक्ट स्पेलिंग है। तो बच्चे बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलेंगे, चूज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। फिर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन मिला है, और स्पेलिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको 4 अलग अलग स्पेलिंग याद हो जाती है, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, एक ही स्पेलिंग को 4 तरीके से लिख देगा, गलत करके कोई एक करेक्ट होगा, या 4 करेक्ट एक इनकरेक्ट, है ना, 3 करेक्ट एक इनकरेक्ट, या 3 इनकरेक्ट एक करेक्ट। तो किसी भी प्रकार से आपको सीखना पड़ेगा। बेनिफैक्टर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, BENEFACTOR, बेनिफैक्टर की करेक्ट स्पेलिंग है, इसका मतलब दान दाता होता है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, टेस्टामेंट, टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयत। अगर इसको बाइबल से कोरिलेट करें तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, ये आपका बाइबल से रिलेटेड शब्द है, इसको ये भी करेक्ट था। और एलाबोरेट देख लीजिएगा, ELABORATE, एलाबोरेट भी करेक्ट है, बिल्कुल। डी वाले बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इंस्टेबिलिटी, तो करेक्ट बताएं क्या होता है इसका स्पेलिंग। इंस्टेबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, कहते हैं ना स्टेबल, जस्ट अपोजिट इनस्टेबल, अस्थिरता। बताइए, STABILITY होता है ना, बिल्कुल सही, आप लोग सही जा रहे हैं। इंस्टेबिलिटी, BILITY इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द क्वेश्चन, इंस्टेबिलिटी होता है, ओके। तो मुझे लगता है बच्चे आप लोग बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन भी आपका करेक्ट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अ होमोनिम इज, होमोनिम क्या होता है। पहला ऑप्शन देखें, अपोजिट वर्ड, दूसरा ऑप्शन सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सेकंड हो गया कंप्लीट। थर्ड देखें, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन स्पेलिंग, और देखिएगा डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन स्पेलिंग। बताइए क्या करेक्ट किया जाए।
होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ, ये सब जो है एंटोनिम, सिनोनिम, पैरोनिम, ये सब आपको आता है। इसका मैं एक बार सेपरेट आपको समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, है ना, किसी क्लास में मैं आपको बता दूंगी। तो अपोजिट वर्ड को आप जानते हैं एंटोनिम बोलते हैं, ठीक है, एंटोनिम बोला जाता है। और आपका तो ये आंसर नहीं हुआ। बी ऑप्शन देखिए, सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, यानी शब्द भी सिमिलर हो, मीनिंग भी सिमिलर हो, स्पेलिंग भी सिमिलर हो, तो ये भी नहीं होगा। ये सी ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन में कह रहा है सिमिलर इन साउंड, यानी साउंड सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो। अब देखिए आपने पढ़ा है ना बैंक, अगर मैं आपसे बैंक शब्द की चर्चा करूं तो बैंक दो आप मीनिंग निकालेंगे। एक आप कहते हो बैंक मतलब बैंक ऑफ रिवर यानी नदी का किनारा। दूसरा बैंक आप पैसा इकट्ठा करके जाते हो जमा करने, ये वाला बैंक है। तो स्पेलिंग और साउंड सेम भी हो, साउंड तो सेम रहेगा, ठीक है, मीनिंग डिफरेंट रहेगी। ये स्पेलिंग की बात अगर आप करें तो स्पेलिंग सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे विल आप देख लें, तो विल माने वसीयत होता है और विल माने इच्छा होता है। तो स्पेलिंग और साउंड सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। और विल एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। बात समझ पा रहे हैं ना? आगे बढ़ जाएं। अब तो और भी इसका एग्जांपल देखें आप, जो है क्वाइट, तो QUIET क्वाइट होता है, मतलब आप कहते हो इट्स क्वाइट गुड, बिल्कुल सही। तो ये क्वाइट होता है, ये आप देखिए साउंड सेम है। और एक होता है आप कहते हो ना क्विट, तो क्विट क्वाइट एक होता है QUITE, क्वाइट मने होता है ना शांत। तो यहाँ आपका क्वाइट शांत और क्वाइट मने बिल्कुल, ये वाला स्पेलिंग हो जाएगा आपका। और आप बढ़ जाएं, TO2 भी आप यूज़ करते हो, TWO2 को भी टू कहते हो, TOO2 को भी टू कहते हो। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, होमोनिम। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हुआ, सी आंसर करेक्ट। होमोग्राफ तो आपका स्पेलिंग डिफरेंट, साउंड सेम और मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे आप कहते हैं वीक, WEE के होता है एक, वीक WEAK कमज़ोर होता है। स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट बट साउंड सेम, तो ये आपका होमोग्राफ होता है। होमोग्राफ, होमोफोन, ठीक है। फोन मतलब साउंड सेम, इसको ध्यान रखिए, मीनिंग डिफरेंट और स्पेलिंग भी डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। फोर्थ पर चलिए, चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडियम डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। इसका क्या मतलब है, हमेशा गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग होल्स यानी गड्ढे खोदना। तो आपको मैंने बताया है बहुत बार कि आप शाब्दिक मीनिंग को जस्ट इग्नोर, ओके, आप इग्नोर करें। तो पिक अप अ क्वेरल हमेशा झगड़े करना यानी गड्ढे खोदना, तो ये भी लगभग सिमिलर ही लग रहा है। कीप क्वाइट शांत रहना, तो ये तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है दिए गए आइडियम से। क्रिटिसाइज मतलब होता है कि आलोचना करना, तो हमेशा गड्ढे खोदना या किसी को हमेशा नीचा दिखाना, ये आपका क्रिटिसाइज करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत से बच्चों का करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वॉट डू यू मीन बाई ए स्क्वायर मील। SQUARE स्क्वायर मील है, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मतलब है ना लंबा चौड़ा भोजन। इसका क्या मीनिंग है, पहला देखें, अ फुल मील, दूसरा अनप्लीजेंट मील, और आर्म्स मतलब भिक्षा, या आपका नन ऑफ द एबव होगा। तो देखिए स्क्वायर मील का मतलब आप देख पा रहे हो ना कि आप कहते हो ना कि भारी भरकम खाना, भरपेट खाना, तो आपका क्या हो जाएगा, आर्म्स नहीं होगा, आर्म्स माने भिक्षा होता है, ठीक। और अनप्लीजेंट मील भी नहीं होगा। तो अब ये पॉजिटिव आंसर जो है स्क्वायर मील निकल रहा है ना, तो ये आप क्या करेंगे, फुल मील को करेक्ट आंसर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं क्या करेक्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियम योमैन्स सर्विस, इसको क्या कहेंगे आप। योमैन्स सर्विस अगर मिला हो तो इसका क्या मीनिंग निकालेंगे। फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेट वर्क, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, थर्ड मीनेस्ट वर्क, और नेक्स्ट है एक्सीलेंट वर्क। ये ह्यूमन्स सर्विस आपको इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन से लेकर के,
है ना। वेरियस एग्जाम में जो भी कंपटीशन का एग्जाम हो और आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपके सिलेबस में मेंशन हो तो एक न एक बार जरूर जो है आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। ओके, तो बताइएगा ह्यूमैन्स सर्विस का क्या मतलब है। देखिए ह्यूमैन ये ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एचलीस, हिल, एडम्स, एल, इस प्रकार के पेंडोरास बॉक्स, है ना, पेनेलोप, वेब, इस तरीके से कुछ वर्ड हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ह्यूमैन्स सर्विस मतलब बड़ा काम, बहुत महान काम। तो आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट जॉब, और मीनेस्ट वर्क मतलब सबसे छोटा नीच काम, ये नहीं होगा। एक्सीलेंट वर्क यानी बहुत बढ़िया उम्दा काम, बहुत बढ़िया काम किसी का, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैन्स सर्विस। ओके, बिल्कुल सही, डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, बहुत से बच्चों का आंसर करेक्ट जा रहा है, बहुत बढ़िया, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, द फ्रेज ऑन एंड ऑफ मीन्स, पहला कंटिन्यूअसली, दूसरा रेगुलरली, तीसरा एनुअली और चौथा इंटरमिटेंटली। बताइए इसमें से ऑन एंड ऑफ का क्या मीनिंग है। आइडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन बच्चे 4 से 5 आपको दिए जाते हैं ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स धीरे धीरे कलेक्शन बन जाए और आप उन वर्ड्स को एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बताइएगा ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन कंटिन्यूअसली, दूसरा रेगुलरली, तीसरा एनुअली और चौथा मिल रहा है इंटरमिटेंटली। बताइएगा इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा, फटाफट बताएं। बिल्कुल आप इसको ध्यान से रखें, मतलब ऑन एंड ऑफ मतलब कंप्लीटली आप इसको कह सकते हैं। तो आपका इंटरमिटेंटली मतलब पूरी तरीके से, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली। तो अब देखिए रेगुलरली कंटिन्यूअसली मिल रहा है ना, तो मिलता जुलता ऑप्शन दो कैसे दे सकता है। और एनुअली मीन्स होता है वार्षिक, और इंटरमिटेंटली यही आपका डिफरेंट है। तो आप इससे भी एग्जाम में आइडिया लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िएगा। बिल्कुल आपके आंसर्स करेक्ट जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। बताएंगे माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। अब आपको बताना है कि जो ब्रैकेट में दिया गया स्टेटमेंट है इन विच क्लॉज, किस क्लॉज में लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज noun clause, second one is adjective clause, and your third option is adverb clause, and last one is coordinate clause. Which one is the correct option of the given question? Question number 8 बताएं फटाफट। when वाला क्लॉज किस में होता है, बस आपको यही ध्यान कर लेना है, आपके आंसर मिल जाएंगे। देखिएगा आपको बताया गया था कि जब भी दैट या क्वेश्चन वर्ड किसी नाउन की तरह काम करें तो नाउन क्लॉज बन जाएगा, और यदि वो किसी को मॉडिफाई या क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। बट आपको ये भी बताया गया था कि जब ये स्वतंत्र की बात करें, ठीक है, स्वतंत्र की बात करें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आपने इसको पढ़ा है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, है ना। दीज आर टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब क्लॉज जो है वो नाउन जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उस पर निर्भर है। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी ये प्रिंसिपल है। व्हेन आई वॉज इन डेंजर, अब व्हेन आई वॉज इन डेंजर जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तो प्रिंसिपल क्लॉज की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें भी व्हेन कंजक्शन, बट, बिकॉज कंजक्शन, सिंस कंजक्शन, आफ्टर कंजक्शन, व्हेन कंजक्शन, वेयर कंजक्शन, अनटिल, अनलेस, इफ, सो दैट, आप कह सकते हैं इन केस, और आपका होता है सो दैट के साथ एक और आप यूज़ करते हो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, व्हाट इज, इन ऑर्डर दैट, यस, सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट, ये आपका, ये सारे कंजक्शंस आपको एडवर्ब क्लास के कंजक्शन होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन करेक्ट है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और कंपाउंड में एक प्रिंसिपल एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सिंपल में कोई क्लॉज नहीं होता। सिंपल सेंटेंस एक ही वर्ब और एक ही फाइनाइट वर्ब को लेके, एक सब्जेक्ट और एक उसका फाइनाइट वर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक है और आपको इसमें पहचानना पड़ेगा। ये एक प्रकार का थ्योरिकल क्वेश्चन है, बट आपने ध्यान रखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, अ क्लॉज कंटेन्स अ डैश एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। बताएं एक क्लॉज में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले तो बच्चे आप जान लीजिए कि फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में अंतर, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दोनों, बट आप ध्यान करेंगे कि जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। जैसे आप कहते हो ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन एडिशन टू, है ना, इन ऑर्डर दैट, ये सब कंजक्शन है, बट फ्रेज भी हैं, फ्रेज वाले कंजक्शन हैं। और आप कहते हो ना कि ओइंग टू, फिर इन द मॉर्निंग, यस्टरडे, इस तरीके से कुछ मेक अ नॉइज, है ना, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो दो से अधिक शब्दों या दो शब्दों के साथ जो है मिल के बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। ओके, यही ध्यान रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजक्शन नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ने होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छी कोशिश है आप सभी बच्चों की। ऐसे ही बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। बताएं, अनलेस इट रेन्स टुमारो आई विल गो टू स्कूल। अब ये अंडरलाइन क्लॉज और ब्रैकेट में जो क्लॉज है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। कंडीशनल क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, या एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैंने कंफ्यूज करने का प्रयास किया है कि मैंने एग्जैक्ट जिससे आप पहचान पाते उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि शाब्दिक जो है मिलते जुलते भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, और इसमें जैसे था कि वॉकिंग, ओके, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, इस तरीके से था। अब इस वॉकिंग को अंडरलाइन करके दिया था कि पहचानना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। आपको एक ऑप्शन मिला था वर्बल नाउन, ओके, वर्बल नाउन। दूसरा ऑप्शन मिला था वर्ब, तीसरा ऑप्शन मिला था आपको सिंपल वर्ब, और चौथा आपको मिला था प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर यही जान देना था, पार्टिसिपल भी एक ऑप्शन था। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पार्टिसिपल भी था। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना था कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी के रूप में यूज़ होता है, तो जब ये एडजेक्टिव बनता है, जब ये एडजेक्टिव बन के आता है तो ये पार्टिसिपल हो जाता है। अब वो भी कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। बट जब यही वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन आता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो ये जीरंड बन जाता है। ठीक ना, यही दूसरे शब्दों में वर्बल नाउन कहलाता है। तो ऑप्शंस ऐसे भी दिए जा सकते हैं। जीरंड का जिक्र न करके वर्बल नाउन का जिक्र किया था। ये टॉपिक जो मैं बात कर रही हूँ, ये आपको ये वर्बल नाउन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। बहुत कम ही ऐसी किताबें हैं जिसमें बताया, बट आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर लूसेंट इंग्लिश की जो लंबी वाली मोटी वाली बुक आती है, बड़ी सी सामान्य ज्ञान की तरह वाली,
वो वाली अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको दिया हुआ है कि वर्बल नाउन जीरंड को कहा जाता है। ठीक है, तो लूसेंट की किताब आप जो है, लूसेंट हो गया, एसपी बख्शी हो गए, किरण कंपटीशन टाइम हो गया, ये सब किताब आपको बहुत हेल्पफुल करती है। एसपी बख्शी के वोकैब्स आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं वर्ड पावर के लिए कौन सी बुक लें, तो बच्चों एसपी बख्शी बहुत अच्छी किताब है, जो कि आप अगर लेते हैं तो आई थिंक 5 और 600 में आ जाती है। तो इस तरीके उसके वर्ड आपको, मतलब उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, मिसलेनियस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बताइएगा, मिला जुला करके इतना सारा बताने का श्रेय था कि आपको जो है शाब्दिक ना दे करके मिलते जुलते भी वर्ड दिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ मिल जाएगा कंडीशनल क्लॉज। ओके, तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10th का आपने समझ लिया ना, कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस को और क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज भी तो कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज, और अनलेस वगैरह आता भी इसी में है। तो चाहे कंडीशनल क्लॉज कहे कंडीशनल सेंटेंस के आधार पे, और चाहे एडवर्ब क्लॉज कहे। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सम क्लॉज कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेंटेंस एज एंड दे आर कॉल्ड। बताइए ऑप्शन से, प्रोनाउन क्लॉज, प्रीपोजिशन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। विच ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कह रहा सम क्लॉज कैन स्टैंड और देयर ओन, यानी कि वो व्यक्तिगत अपना अर्थ लेकर के चलते हैं, उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। कहने का तरीका क्या है आपका, क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन क्लॉज, प्रीपोजिशन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सी आंसर करेक्ट है। बहुत से बच्चों का आंसर, लगभग सभी बच्चों का करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज फॉलोइंग। बताइएगा कैसा सेंटेंस है, जो सेंटेंस आपको मिला है, सेंटेंस पहचानने का भी क्वेश्चन आता है। दे कन्फेस्ड दैट दे हैव कमिटेड द क्राइम। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन चुना जाए। बस आपको याद रख लेना है मेरी बात, जो मैंने बहुत बार बताई है, कि दैट और क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में आते हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार होते हैं। बस आपको आंसर मिल गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया, बच्चों का बहुत से करेक्ट आ रहा है। बस अब इसको ऐसे भी कंफर्म करें, जब आप कंपाउंड सेंटेंस को लिखें, कंपाउंड सेंटेंस को, तब आपको याद रखना होगा एक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, तमाम नाम से जाना जाता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, कॉपुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। तो क्यूमुलेटिव को ही कॉपुलेटिव कहते हैं, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, ये 4 हो गए। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बता दिया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें आपका एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 3 प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज वाले कंजक्शन, जिसमें नाउन में क्वेश्चन वर्ड एज अ नाउन या होंगे, दैट भी एज अ नाउन यूज होगा, तो आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज, और एडजेक्टिव की तरह यही वर्ड यूज होंगे तो दैट इट विल कॉल, क्या कहलाएंगे आपके, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझ लें। जैसे अगर आप कहते हो ना, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु हेल्प्ड यू, जिसने आपकी मदद की। अब आप देख पा रहे हो कि लड़के की विशेषता हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। लेकिन अगर कहा जाए आई नो, मैं जानता हूँ, हूँ हेल्प्ड यू, यहाँ पर आपका ये हूँ नाउन की तरह काम कर दिया ना, किसी को इसने मॉडिफाई नहीं किया। बात समझ पा रहे हैं ना, तो ये नाउन क्लॉज बन गया, और आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का करेक्ट उदाहरण होगा। चलिएगा आगे बढ़ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखें। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस। बताइएगा, वाई आई डिड दिस, यही जो शब्द है, यही शब्द कौन सा क्लॉज है, बताएं। द रीज़न वाई आई डिड। अब आपने देख लिया ना, बस कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को अक्षरशः जो है याद कर जाए। मैंने बताया कि आपको ऐसे लिखें, जैसे व्हेन का प्रयोग हो रहा है ना, हमेशा टाइम के लिए आता है। वेयर का प्रयोग हमेशा प्लेस के लिए आता है। वाई का प्रयोग हमेशा रीज़न के लिए आता है। ओके। हु का प्रयोग पर्सन के लिए आता है। इतना नोट हुआ, नोट कर लिए होंगे आप, आगे बढ़ जाएं। देखिए, हाउ का प्रयोग हाउ हाउ का प्रयोग मेथड के लिए आता है, ठीक है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, तथा दो की चॉइस दी हो इंसानों के लिए तब आता है, इंसानों के साथ। और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जो या जिसे के लिए, ठीक ना। तो ये आपने सीख लिया। कोई बचा तो नहीं भाई? अगर बचा हो तो आप बताएं कौन सा बचा। कोई क्वेश्चन वर्ड बच गया? व्हाट बच गया तो व्हाट का प्रयोग आप हमेशा थिंग के लिए करते हो, जो या जिसके अंत में, ठीक है, जिसके साथ। तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए द रीज़न वाई, अब वाई इस द रीज़न को ही तो क्वालिफाई कर रहा है भाई, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। बिल्कुल, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर, बिल्कुल बच्चे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं, सी आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको 4 सेंटेंस दिए जा रहे हैं, कौन सा करेक्ट है, ध्यान रखिए, करेक्ट बताना है। यानी दिए गए 3 सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, कैसे हैं वो हम बताएंगे। पहला देखिए, ही सेड दैट ही इज रीडिंग अ न्यू पोएम। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? आप आंसर देते रहें। दूसरा देखेंगे, दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट। तीसरा देखें, वी इंजॉयड द थिएटर। और चौथा देखें, व्हाई डिड यू किल हिम। कौन सा इसमें करेक्ट है? इसका मतलब बाकी सब इनकरेक्ट हैं। देखने में तो सभी करेक्ट लग रहे होंगे ना आपको, बताइएगा। बिल्कुल बच्चे, डी वाले आंसर, बिल्कुल डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। डी ही करेक्ट दिया है, बाकी सब इनकरेक्ट है। अब कैसे इनकरेक्ट है उसको भी देखा जाए। तो आपने देख लिया ना, डी करेक्ट है। वाई और पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड, यूज सब्जेक्ट, किल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट, तो ये सही दिया है डी। अब देखा जाएगा कि बाकी तीनों क्यों गलत है। देखिए, ही सेड दैट, जब आप चेंज करते हैं तो इज एम आर हमेशा वॉज वर्ब में जाता है ना नरेशन में, तो इज यहाँ कैसे सही हो सकता है? वॉज करेक्ट होगा, क्योंकि आपने चेंज किया है, चेंज किया हुआ स्टेटमेंट है। प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू पास्ट टेंस, ये कर इनकरेक्ट निकला। दूसरा देखिए, प्रिफरेबल, प्रिफर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इसके साथ हमेशा टू लगता है, प्रिफरेबल के साथ भी टू लगता है, ये गलत था। तीसरे में क्या गलती है भाई, कौन बच्चा बताएगा? तीसरे वाले ऑप्शन में वी इंजॉयड द थिएटर, इसमें क्या गड़बड़ी है, बताते रहें आंसर। बहुत से बच्चे पकड़ पाएंगे, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप पढ़ते तो हो बट आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपने जितना सीखा, कितना आपके दिमाग में है, कितना आप भूल गए, इसको आप अंदाज लगाने के लिए हमेशा से प्रैक्टिस को अपनाएं अपना हथियार मानकर। ओके। यहाँ देखिए, सी में बच्चे क्या गड़बड़ी है, याद रख लें कि जैसे अवेल हो गया, ओके, इंजॉय हो गया, अवेल, इंजॉय, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के चलते हैं। जैसे अगर ही सब्जेक्ट है तो ही का रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वी है तो इंजॉयड आवर सेल्व्स कहा जाएगा, इनके तुरंत बाद ही लिखा जाता है आवर सेल्व्स, SELVES। ओके, तो यही इसमें गलती थी।
ठीक ना। ये प्रोनाउन का रूल है, आप कहीं भी पा जाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंजॉय, अवेल, इन सभी के साथ हमेशा यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसमें क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस एक आपका असर्टिव में है, तो इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। वाट विल यू डू, बताइए। पहला ऑप्शन देख ले, हैज़ नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड। सेकेंड है व्हाट इज वर्च्यूज रिवार्ड। थर्ड है इज नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड। तीसरा वर्च्यू इज ओन रिवार्ड इज नॉट। बताएं कौन सा करेक्ट करना चाहेंगे। देखिए बच्चों, बस ऐसे आप समझ लें कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया है, क्योंकि असर्टिव के ही दो पार्ट अफर्मेटिव निगेटिव होते हैं ना, तो जो इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा निगेटिव में होगा। ठीक उसी प्रकार असर्टिव यदि निगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा। तो अब देखिए, चलते हैं अपने जो है आंसर पर। वर्च्यू इज इट्स, अब आप इसको टेंस भी नहीं चेंज कर सकते, उसी को उलटना पलटना पड़ता है। अब देखिए, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड मतलब गुण किसी का, किसी की अच्छाई अपने आप में पुरस्कार है। तो आप इसको ऐसा बोले कि मीनिंग ना चेंज हो। अब पहला देखिएगा, हैज़ नॉट वर्च्यू, ये स्ट्रक्चर ही गलत लिखा हुआ है। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था, नॉट बाद में आना चाहिए था। फिर ये इज़ है, इसको हैज़ नहीं हो सकता, गलत हो गया। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ वर्च्यूज अवार्ड, वर्च्यू का रिवार्ड क्या है, तो वर्च्यू का रिवार्ड नहीं, आपको ये मीनिंग बताना कि वर्च्यू अपने आप में पुरस्कार है। तो तीसरा देखिएगा, इज़ नॉट वर्च्यू इट्स ओन रिवार्ड, क्या वर्च्यू अपने आप में एक पुरस्कार नहीं है। अब आपने कहना होगा है, तो आप क्या करेंगे, इज नॉट वर्च्यू, जैसे आपको कहना होगा एवरीबडी लव्स यू, तो हर कोई तुमको प्रेम करता है। तो नो बडी हेट्स यू, यानी कोई तुमको नफरत नहीं करता, तो आंसर मिल गया, हर कोई तुमको प्रेम करता है। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव में यही कहोगे तो कहोगे ना, हु डज नॉट लव यू, कौन तुम्हें प्रेम नहीं करता। तो इसका मतलब आप कह रहे हो एवरीबडी लव्स यू। बात समझ पा रहे हैं ना। यही जो है, इज नॉट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, क्या वर्च्यू अपने आप में पुरस्कार नहीं है, तो आंसर मिलेगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। बात समझ पा रहे हैं। तीसरा देख लीजिएगा, चौथा, वर्च्यू इज ओन रिवार्ड इज नॉट, ये तो क्वेश्चन टैग वाली स्टाइल बन गई, ये नहीं किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, बस आपको यही पैटर्न को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इज के बाद अगर नॉट है तो इज नॉट, उसके बाद वर्च्यू मतलब सब्जेक्ट, या दूसरा स्ट्रक्चर इज, जो भी मतलब टेंस हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको नॉट करना पड़ता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, तो अपना सी आंसर करेक्ट है। इस पर और भी क्वेश्चन हम बना के आपको देंगे, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपेरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सीधी बात इसने कह दी कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है एक सेंटेंस को, जिसको आपने डिग्री के हिसाब से परिवर्तित करना पड़ेगा, और आपका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सख्त हिदायत क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, पहला ऑप्शन। अब ये सेंटेंस क्या है, सम पीपल हैव मोर मनी दैन ब्रेन, बहुत लोगों के पास दिमाग की तुलना में पैसे ज़्यादा हैं। यही आपको इस तरीके से कहना है कि आपका मीनिंग भी ना चेंज हो और आपका काम भी हो जाए। तो आप मेरे एक बात को यहाँ जो है समझते चलें, यहाँ मैं यहाँ कर देती हूँ। अब बताइए, बस आपको याद रखना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री यदि निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनती है, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनती है, ये है। और सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट किया भी जा सकता है, और कई बार जब ऑप्शन में नहीं चेंज करता है तो आपको मीनिंग को ध्यान में रख के ही जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है सम पीपल हैव। अब ये दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री में है ना, क्योंकि दैन आया है और मोर भी दिया हुआ है।
तो अब चलिए, पहला कह रहा है सम पीपल हैव मच मनी, तो यहाँ पे तो कंपरेटिव को कंपरेटिव किया है, कंपरेटिव को इसमें भी कंपरेटिव किया है, तीसरे में भी कंपरेटिव किया है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। अब डी वाला देखिए, पॉजिटिव डिग्री कंपरेटिव में, कंपरेटिव डिग्री पॉजिटिव में। तो सम पीपल डू नॉट हैव एज मच ब्रेन एज मनी, मतलब दिमाग जितना ज़्यादा है उतना पैसा उनके पास नहीं है। तो क्या कर लेंगे आप, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। इसको मैं और भी आसान बनाने का प्रयास करती हूँ आपके लिए। जैसे मैंने इस बात को कहा, पॉजिटिव डिग्री अगर नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में। तथा ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर भी आपको याद होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे कह सकते हैं आई एम नॉट एज गुड एज यू। एक सेंटेंस ऐसे ले लें, एक और ले लें, आई एम नॉट को हटा दें तो आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी, ये ले लें सेंटेंस। अब आप इसको कंपैरेटिव में चेंज करने की कोशिश करें। यू आपका देखिए क्रॉस स्ट्रक्चर जब आप फॉलो करेंगे तो यू आगे आएगा, यू आर। अब देखिए जब नॉट आया है तो नॉट को नहीं यूज़ करना, क्योंकि अब आपको अफर्मेटिव यूज़ करना है। गुड का बेटर हो जाएगा, देन आप लगाई देते हैं आई, यानी मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितने की तुम, तो इसका मतलब तुम मुझसे अच्छे हुए ना। ये स्टाइल आपने फॉलो की, इसको बना लीजिए। दूसरा वाला, आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपका ये अफर्मेटिव में है तो निगेटिव यूज़ करें, आई एम शी इज़, she is not more intelligent than I। मीनिंग चेंज करें, देखिए अब पहले वाले का मीनिंग निकला आई एम एज गुड एज यू, मैं उतना ही अच्छा हूँ, उतना अच्छा नहीं हूँ जितना कि तुम, यानी तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हुए ना, तो यू आर बेटर देन आई निकला। लेकिन दूसरे वाले का मीनिंग निकला आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी, मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूँ जितना कि वह, यानी न वो मुझसे ज़्यादा है न मैं उससे ज़्यादा हूँ। तो शी इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मुझसे इंटेलिजेंट नहीं है तो मेरे ही जितनी है। बात समझ पाए ना। तो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट मीनिंग नहीं चेंज होगी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉपिक में आपको ये बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया होगा। ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप देखिएगा, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मेरी क्लासेस डिटेल में डिग्री वाली मिल जाएगी। चलेंगे तो डी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। थोड़ा बेटे लंबा जा रहा है एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो आपको इसके बाद ना जो है दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता हो, यहीं पर आप एक क्वेश्चन में पूरे रूल्स को समझ लें। मेरा प्रयास यही रहता है। अगर आपको लगता है कि मैम एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर देती हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप बताएं, ठीक है कि और मैं शॉर्ट करने का प्रयास करूंगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं एक बार बढ़िया से आपको समझा दूंगी तो आपको बार बार भटकना, बार बार किताबें पलटना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको ये नहीं होगा अभी ये टॉपिक नहीं आता, ये वाला नहीं आता, क्या होगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि थोड़ा सा टाइम दे करके एक बार में ही सब समझ लेना बेहतर होगा। आपका क्या सुझाव है ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द एक्टिव वॉइस। ए ऑप्शन देखिएगा, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स। आपको एक्टिव वॉइस बस पहचानना है, यानी कि टेंस के अनुसार काम होगा। थर्ड फॉर्म का यूज जहाँ चाहिए वहीं होगा, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है तो इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये तो पैसिव में है पहला। दूसरा देखे, प्लेज वॉज बीइंग कैरीड, ये भी पैसिव में है। तीसरा है न्यूज़पेपर वर, ये भी तो पैसिव में है। और चौथा देखिएगा, आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, ये एक्टिव वॉइस में सामान्य सा सेंटेंस है। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 का बहुत बढ़िया, जो है ज़्यादातर बच्चों का आंसर 17 का डी करेक्ट आ रहा है।
जो भी बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन में या किसी कारण से गड़बड़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अपने आप को खुद से जज करना ही बहादुरी है। किसी और के दिमाग से, किसी और के मेहनत से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप खुद ही खाओगे तभी आपका पेट भरेगा। वैसे ही जब आप खुद मेहनत करोगे तो ही आप सफल होगे। किसी के द्वारा किया गया मेहनत उसी के काम आता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। डज एनी वन लाइक पेइंग टैक्सेस? क्या करना है इसको, सेंटेंस को अफर्मेटिव में, इट मीन्स असर्टिव में चेंज करना है। इंट्रो आपको ये वाला याद है ना, अभी मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव यदि अफर्मेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। बस यही ध्यान रखें। असर्टिव अब आपको निगेटिव में लेके आना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव भी देखिए निगेटिव में कहीं नहीं आया है। चलिए, जो निगेटिव हो उसी को आप चुन लीजिए अपना आंसर बनाने के लिए। अब देखिए, पहला ऑप्शन निगेटिव नहीं है, दूसरा ऑप्शन निगेटिव है, तीसरा नहीं है, चौथा है। यानी ए और सी बिल्कुल अपना उत्तर नहीं हो सकता। तो अब देखिए, क्या कोई जो है टैक्स पे करना पसंद करता है? अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं हिंदी में बोलूं, क्या कोई भी इंसान टैक्स पे करना पसंद करता है, तो मेरे पूछने का तरीका ही है कि आप बोल दो ना भैया मेरे, कि जो है कोई नहीं पसंद करता। मेरा तरीका आप समझो कि क्या कोई टैक्स पे करना पसंद करता है, इसका मतलब मेरा, अब आप मत कहो हाँ पसंद करता है, मुझे पसंद है। आप मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार काम करना होगा। तो कहने का मतलब है नो बडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। आप इसको पर्सनल नहीं लेंगे कि नहीं मुझे तो पसंद है तो मैं पॉजिटिव आंसर को ढूंढना शुरू करूँगा। बिल्कुल नहीं, आपको अपने रूल्स और रेगुलेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ग्रामर हमेशा नियमों से चलता है। बिना नियम के आप प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें नहीं डाल सकते हैं। जब भी ग्रामर के क्वेश्चन करें तो हर क्वेश्चन में एक न एक रूल है, चाहे वो एक्सेप्शन वाला ही रूल क्यों ना हो, वो हो सकता है कि आपको पता ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। डज एनी वन लाइक पेइंग टैक्सेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में बनेगा। तो यही बात आप याद रखें। तो ये आंसर नहीं होगा, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए, एवरी वन डज नॉट लाइक पेइंग टैक्सेस। आपको याद रखना होगा कि एवरी वन, इसको अब मुझे लगता है बी और डी में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। बोल दीजिए हाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो बोल दीजिए नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो बच्चे तनिक भी कंफ्यूज है वो बी और डी को समझ लें कि मैम बात तो एक ही कह रहा है। यहाँ देखिए, एनी वन, याद रखिए बच्चों, एनी वन अगर इंट्रोगेटिव में यूज़ है तो इसका अफर्मेटिव में जो है नो वन या नो बडी ही उल्टा होता है अफर्मेटिव में। और एवरी वन एक ऐसा शब्द है, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबडी, ठीक है, ये निगेटिव में यूज़ नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। एवरी वन को निगेटिव बनाने के लिए आप नो बडी, नो वन का यूज़ करते हैं। तो एवरी वन को हमेशा पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, इसलिए डी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर कहना होगा नो बडी तो मतलब कोई नहीं, एवरी वन लाइक्स ऐसे करेक्ट है, लेकिन एवरी वन डज नॉट लाइक नहीं करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम विदाउट अ निगेटिव। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, सेंटेंस को ऐसा बनाएं कि आप निगेटिव ना लिखें। यानी कि आप क्या समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब आपके जो है देखिए, किसी ऑप्शन में नॉट का प्रयोग नहीं है, बट आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बताया मैंने ना कि पॉजिटिव डिग्री अगर निगेटिव में तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में, तथा क्रॉस का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिए। अब अगर आप देखिएगा, मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए। 3 शर्तें हैं। शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम, वह उतनी लंबी नहीं है जितनी कि मैं, तो उतनी जल्दी लंबी नहीं है जितनी कि मैं, तो मेरी जितनी लंबी वो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, पहला ऑप्शन देखें, शी इज़ एज टॉल एज आई एम, तो वह उतनी लंबी है जितना कि मैं। यहाँ तो कह रहा है कि वह उतनी लंबी नहीं है, गलत हो गया। दूसरा, आई एम टॉलर देन हर, मैं उससे लंबा हूँ, तो वही तो बात हुआ भाई, मैं उससे लंबा हूँ। कंप्लीट हो रहा है ना आंसर आपका।
तो क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम, तो आई एम टॉलर देन हर। ओके, मैं उससे लंबा हूँ। आई एम एज टॉल एज, तो ये आपका देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि ये भले डिग्री नहीं चेंज कर रहा है, कंपरेटिव को कंपरेटिव में ही बना रहा है, बट आपको मीनिंग भी ध्यान में लेके चलना था। आई एम एज टॉल एज शी इज़, मैं उतना ही लंबा हूँ जितना कि वह, लेकिन आपके यहाँ पर सेंटेंस में कह रहा कि वह उतनी लंबी नहीं है जितना कि मैं, तो ये तो मीनिंग गलत हो गया ना, स्ट्रक्चर को अगर ध्यान रखेंगे तो मीनिंग गलत। और डी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आई एम द टॉलेस्ट मैन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री उसी की बन सकती है जिसमें दो से अधिक सब्जेक्ट हो। ओके, तो आपका बी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 चले। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल ऑफ, अब कह रहा है कि अपॉर्चुनिटीज, अभी आपको बताया गया इंजॉय अवेल के साथ पॉजेसिव या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो आप इसमें इट सेल्फ लगाएं, हिम सेल्फ लगाएं, देम सेल्फ लगाएं या हिम लगाएं। क्या लगाएं, हिम लगाएंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपको पता। तो आप क्या लगाएंगे, इट सेल्फ लगा दिया जाए, हिम सेल्फ, आप आंसर करते रहे बच्चों। देम सेल्फ लगा दें, कौन सा करेक्ट किया जाए, नन ऑफ द अबव दिया नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे करेक्ट हैं, ज़्यादातर बच्चे सही जा रहे हैं, बी आंसर। देखिए, अ वाइज पर्सन बराबर सिंगुलर अ कर दिया ना, ही अगर सब्जेक्ट मान लें तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। तो आपका अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल ऑफ हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब होता है बच के रहना, किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है। एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से दूर रहना, बच के रहना, ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले सब एक्सप्रेशन हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइएगा। अब्सटेन के साथ, रिफ्रेन के साथ, इन सभी के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते चलें, आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे और कभी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाता है ना। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते चलेंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कब आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे, कब आप ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी आंसर, अब्सटेन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसमें क्या होगा करेक्शन, देखिएगा। वी वर सरप्राइज्ड हिज सडन डिसीजन, अब सरप्राइज के साथ आप क्या यूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन देख लें, ऑन, दूसरा विथ, तीसरा एट और चौथा टू। देखिए बाबू, यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चे एट करेक्ट है। ओके, कैसे आप जाने, ऑन लग ही नहीं सकता, टू लग ही नहीं सकता, विथ का प्रयोग हमेशा पर्सन के साथ होता है, एट का प्रयोग थिंग या मैटर के साथ होता है, हिज डिसीजन, तो उसके निर्णय पर मैं सरप्राइज था, हम सरप्राइज थे, तो एट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये तो एकदम फटाफट आप याद रख लें, और ये तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, ऐसे क्वेश्चंस बार बार मिल रहे हैं, इसका मतलब यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक इसी प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, शी वॉज कॉन्फिडेंट हर सन्स सक्सेस, तो कॉन्फिडेंस के साथ क्या यूज़ होता है, मुझे लगता है आपको याद होगा, गिल्टी ऑफ, चार्ज ऑफ, मर्डर ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, याद है ना, ऑफ लगेगा बिल्कुल। ओके, सी आंसर करेक्ट है। 24th नंबर क्वेश्चन, योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर, याद रखिए प्रीपोजिशन तो हमेशा आपके गले पड़ के ही रहेगा एग्ज़ाम में, ये आपका एकदम बढ़िया वाला दोस्त बन जाता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस। योर स्टेटमेंट इज़ वेरी मच सिमिलर, क्या करेंगे आंसर, टू माई, टू माइन, विथ माई, विथ माइन। याद रखिए, माई एडजेक्टिव है जो कोई ना कोई नाउन को लेके चलता है, जब तक नाउन ना हो तो माई अकेले चिल्लाता रहे, कुछ नहीं इसका होने वाला। माई फादर, माई सिस्टर, माई डॉटर, माई फ्रेंड, ठीक है, माई बुक, माई पेंसिल, माई बिलव्ड, ये सब आपका चलता रहेगा।
तो माई अकेले आ ही नहीं सकता। अब विथ और टू में कन्फ्यूज़न है तो सीधे आप टू याद रखें। सिमिलर टू माइन, माइन माने मेरा, प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे आप, मैं इसको और समझाने का प्रयास करूं, देखिए आप इसको कह सकते हो ना, दिस इज माई बुक, आप ऐसे कर रहे हैं तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन कह दें दिस बुक इज माइन, तो यहाँ भी तो मेरा का मीनिंग निकाल रहे हैं आप, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ओके, बात वही है, तो कहने का तरीका अलग है। तो बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लास्ट का क्वेश्चन आज का। ही विल स्टार्ट 6 o'clock द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, आपको पता है इन द मॉर्निंग होता है तो डी ऑप्शन को भूल जाएं, यहाँ इन रख दें। अब चूंकि बाकी में इन दिया ही हुआ है, अब इन 6 o'clock होता है कि एट 6 o'clock होता है, तो मुझे लगता है सभी बच्चे एट को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि ये 4 ऑप्शन मिल गया है तो अब क्या करूँ, समझ ना आए, कुछ नहीं ऐसा करना है। बट आपको बस आप एलिमिनेशन वाली स्टाइल अपनाएं, जब कभी ना समझ में आए तो एलिमिनेशन का फार्मूला आपका बहुत बढ़िया से काम करेगा एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया होगा, तो फटाफट अपने स्कोर भेज दें। और बच्चों ज़रूर से ज़रूर क्लासेस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो है आप जैसे ही मेहनती बच्चे हैं और भी मेहनत करना चाहते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी बच्चों की हेल्प करें। ठीक है, और मैं भी अपने तरीके से मेहनत करने का प्रयास कर रही हूँ, हेल्प करने का प्रयास कर रही हूँ। और कोई भी अगर टॉपिक पे ज़रूर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक ना। शेयर क्लास को कर दें और बहुत से बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने देखा है अपने आसपास कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन को लेकर के बहुत पैनिक रहते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश ग्रामर बहुत टफ है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये वर्क करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने मेहनत के साथ साथ दूसरों को भी मेहनत करवाना होगा, ताकि बहुत बढ़िया से, मतलब आपके आसपास एक बढ़िया माहौल बना रहे। और जितने ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे अपने बीच रहेंगे, उतना ज़्यादा ही कंपटीशन में मेहनत करने में मदद मिलेगी और उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एक दूसरे को देख करके। तो मुझे लगता है बच्चों आप लोग मेरी बात को समझे ही होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अलॉट, बहुत बढ़िया आपने कोशिश किया, ऐसे ही मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच।